तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये अपनी बुक चल रही है BHIC 133। BHIC 133 अपनी बुक चल रही है फिलहाल। ओके, इसमें अपन ने ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 ये सब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है भू राजस्व। जिसका नाम है भू राजस्व। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं। इंडेक्स देखते हैं इसकी एक बार। प्रस्तावना, खालिसा। खालिसा के बारे में काफी बार अपन पढ़ चुके हैं। और फिर दिल्ली सुल्तान के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली किस प्रकार से की जाती थी, कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए थे भू राजस्व को वसूलने के लिए। फिर अपन पढ़ेंगे मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, फिर राहत रियायती ये पढ़ेंगे। फिर प्रशासन पढ़ेंगे कि भू राजस्व प्रशासन किस प्रकार से चलता था। फिर अंत में मुद्रा प्रणाली और मुद्रा व्यवस्था के रूप में। तो बात करें यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट अपने को सवाल पेपर में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में क्या आएगा डियर? एक तो ये वाला पार्ट अपने को अच्छे से समझना है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार रेटिंग है इसकी। तो ध्यान रखेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा अपना, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। अगर 20 नंबर का सवाल बनता है तो यहां से बनेगा मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में टिप्पणी कीजिए, या फिर यहां से दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली किस प्रकार से की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर अगर कोई मिस कर देता है तो ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की क्लास है। ओके, इसको यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है, और क्लास खत्म होने के बाद में इसकी जो PDF रहेगी मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है डियर, तो बेफिक्र और निश्चिंत होकर अपन पढ़ते हैं। अब देखो, व्हाइट बोर्ड में मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो सन 1206, ये बात चल रही है सन 1206 की। ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस प्रकार से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ओके, तो 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ सल्तनत काल के शासन की शुरुआत हुई। सल्तनत काल के शासन की शुरुआत हुई, और इसी के साथ भारत में राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। मतलब अब भारत की जो शासन सत्ता है वो कौन संभालेगा? गुलाम वंश। तो राजनीतिक व्यवस्था भी बदलेंगे यहां पर, और आर्थिक परिवर्तन भी होंगे। ठीक है, भू राजस्व ये सब व्यवस्थाएं अब बदलेंगी भारत में। तो शासकों द्वारा कर वसूली, शासकों द्वारा कर वसूली, वितरण और मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली तथा अन्य आर्थिक कार्य प्रणाली स्थापित की गई। देखो, आर्थिक प्रणाली को स्थापित क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या वजह होती है। अगर लंबे समय तक किसी देश में टिके रहना है और अपनी सेना का रख रखाव भी करना होता है। आप जानते हैं कि सेना के रख रखाव में काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है। काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और राज्य में और भी तरह के काम होते हैं। ठीक है, जैसे कि राजा के भी कई काम होते हैं।
राजा जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है अपनी शाही सेना लेकर, या फिर अपने राज दरबार में जो आदमी उपस्थित रहते हैं, तब बहुत ज्यादा खर्चा होता है। राज दरबार में रहने वाले व्यक्तियों के खाने पीने की वस्तुएं, और फिर उनके लिए कपड़े और अन्य वस्तुएं जो दरबार में आया करती थी, सबके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा आज भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए किसी भी एक साम्राज्य में एक मजबूत आर्थिक कार्य प्रणाली को स्थापित किया जाता है। पहला पॉइंट ये परिचय में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार के पॉइंट अगर आता है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, तो उसमें भी लिख सकते हैं, और प्लस इसमें भी लिख सकते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अब देखो खराज का अपन ने पहले भी जिक्र किया है, एक प्रकार का टैक्स है खराज कर। खराज कर, इसको अपन भूमि कर, जमीन पर जो टैक्स लगता था उसको खराज कर कहा जाता था। तो कुछ इलाके ऐसे होते थे जो कि इनकार कर देते थे कि हम इस जमीन पर कोई भी खराज कर या फिर कोई भी भूमि कर नहीं देंगे। इन इलाकों या फिर इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? इन इलाकों को ध्यान में रखना, मवास। ठीक है, मैं वास। तो मवास कौन से इलाके होते थे जो कि मना कर देते कि हम कोई भी भूमि कर इस साल नहीं देंगे। तब जो सुल्तान के जो सेना हुआ करती थी वो वहां पर जाया करती थी और कर वसूला करती थी। तो सैनिक कार्यवाहियों के द्वारा अब क्या की जाती थी? सुल्तान के द्वारा सैनिक कार्यवाही, अगर किसी भी इलाके की जनता भूमि कर देने से मना करती है तो वहां पर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से उस क्षेत्र की या उस इलाके की जनता से कर वसूला जाता था। ये पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मुगलों के समय में किसानों का जो अधिशेष उत्पादन रहता था, अधिशेष उत्पादन, जिसको अपन कहते हैं सर प्लस प्रोडक्शन। ये क्या होता है? जैसे किसान अगर अपने खेत में सपोज करो 100 किलो गेहूं अगर उसके खेत में होता है तो 50 किलो खुद रख लेता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, प्लस जो 50 किलो रहता है वो सुल्तान को दे दिया करता था। किसके रूप में? कर के रूप में। तो मुगलों के समय क्या चलता था? किसानों का जो अधिशेष उत्पादन है, अधिशेष का मतलब इस्तेमाल करने के बाद में या फिर जितनी भी जरूरत होती थी उसके ऊपर जो भी खाद्यान्न बच जाया करता था उसको कहते हैं अपन अधिशेष उत्पादन। तो मुगलों के समय में मुगल सम्राट किसानों से किस रूप में कर लिया करता था? उनके अधिशेष उत्पादन के रूप में। समझ गए आप? अब देखो एक किताब है आईने अकबरी, आपने काफी बार सुना है इसके बारे में। आईने अकबरी, आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन और अकबर की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी इस संबंध में लिखा गया है इस किताब में। तो इस किताब में अबुल फजल कहता है, कौन कहता है इस किताब में? अबुल फजल कहता है, अबुल फजल कहता है कि राज्य द्वारा लगाया गया ये जो टैक्स है, ये जो कर है, ये क्यों लगाया जाता है किसानों पर या फिर उस राज्य में रहने वाली जनता पर? क्योंकि उस जनता की रक्षा की जा सके। ठीक है, और उस इलाके में ये जो कर है ये क्यों लिया जाता था किसी जनता से? उस इलाके की न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उस जनता की रक्षा या फिर कह सकते हैं संरक्षण करने के लिए यह टैक्स लिया जाता था। ओके, तो आईने अकबरी में अबुल फजल कहता है यह राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले
लिया जाने वाला एक प्रकार का संप्रभु संप्रभु शुल्क है। आप सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि ये जो कर है, मुगल सम्राट जो कर ले रहे थे वो जनता के रक्षा के लिए और उस इलाके में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ये टैक्स लिया करते थे। ठीक है। अब देखो, आपके सामने किताब किताब ओपन होनी चाहिए, उसमें देखते जाओ। आगे क्या पढ़ेंगे अपन? आगे अपन पढ़ेंगे खालिसा भूमि के बारे में। ठीक है, खालिसा भूमि के बारे में। तो खालिसा भूमि के बारे में बहुत बार पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो, जो खालिसा भूमि रहा करती थी, ध्यान से समझते चले जाना, इन पॉइंटों को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में हर बार सेंड करता हूं। ठीक है। खालिसा जो जमीन थी, ध्यान रखो, इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, जो पैसा यहां से प्राप्त होता था, ये एक जमीन हुआ करती थी। ठीक है, खालिसा जमीन एक प्रकार का जमीन का टुकड़ा था जिसको खालिसा जमीन भी कहते हैं। क्या होती थी? इस भूमि से जो भी आय प्राप्त होती थी वो बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। किसके लिए सुरक्षित रखी जाती थी? केवल और केवल बादशाह के लिए। ठीक है। तो आप कह सकते हैं यह भूमि, मतलब खालिसा भूमि, कहीं कहीं पर आपको खालसा भूमि ये भी लिखा मिल सकता है। तो खालिसा और खालसा एक ही अर्थ है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो जमीन थी वो सीधे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहा करती थी। किसके नियंत्रण में? सुल्तान के नियंत्रण में सीधे सीधे रहा करती थी। ओके। तो खालिसा भूमि पर उत्पन्न वस्तु पर संपूर्ण रूप से किसका हक होता था? किसका हक? राजा का हक होता था। सिर्फ और सिर्फ इस जमीन से जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी वस्तु यहां से उत्पन्न की जा रही है, जैसे गेहूं चावल जो भी यहां पर उगाया जा रहा है, वो राजा का उस पर पूरा का पूरा हक होता था। ऐसा क्यों करता था राजा? क्योंकि राज्य की जो आय है ये कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। राज्य के पास में जो पैसा आ रहा है वो लगातार बढ़ता रहना चाहिए। तो इसलिए साम्राज्य में कुछ जमीन खालिसा जमीन के अंतर्गत आती थी, जो कि सरकारी जमीन कहलाती थी। इस पर मुगल सम्राट का सीधा सीधा कंट्रोल रहता था। तो राजा के जो निजी खर्च हैं, इस जमीन से जो भी रुपया पैसा मिलता था, राजा अपनी निजी खर्चों के लिए इस पैसों का इस्तेमाल करता था। राजा के कौन कौन से पर्सनल खर्चे हो सकते हैं? ठीक है। तो यहां पर निजी खर्चों से मतलब है राजा का जो शाही परिवार है, राजा का जो शाही परिवार है उसकी जितने भी जरूरतें हैं, भले किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को खाना चाहिए, तो ये सारी जरूरतें खालिसा जमीन से जो भी रुपया पैसा आता था इसी पैसे से पूरी होती थी। ठीक है। और खाने पीने की जो वस्तुएं आया करती थी, खाने पीने की जो वस्तुएं आया करती थी वो भी इस पैसे से आती थी। और कपड़ों का खर्च, राजा और राज दरबार में जितने व्यक्ति रहते थे उनके कपड़ों का खर्च भी इसी पैसे से पूरा किया जाता था। और राजा के जो बॉडी गार्ड्स रहते थे, जिनको अपन कहते हैं हिंदी में अंग रक्षक, उनके जो वेतन है वो भी खालिसा जमीन से प्राप्त होने वाले पैसे से दिए जाते थे। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, खालिसा जमीन के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो, जैसे किसी भी बादशाह के पास में 100 बीघा जमीन है, किसी भी बादशाह के पास में
100 बीघा जमीन है, ठीक है। इस जमीन का जो 20 बीघा हुआ करती थी, 20 बीघा हुआ करती थी, वो खालिसा जमीन के अंतर्गत आया करती थी, मतलब वो तो सीधी सीधी सरकारी जमीन हुआ करती थी। और जो 80 बीघा जमीन है, राजा अपने सामंतों, ये जमीन अपने सामंतों और जो राजा के अन्य अधिकारी इसको दे दिया करता था राजा, ठीक है। तो राज्य में जैसे 100 बीघा जमीन है, 100 की जगह कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है साम्राज्य की कुल 20% जमीन खालिसा भूमि के अंतर्गत आएगी, और जो 80% जमीन है वो किसके पास में होगी? राजा के सामंतों के पास में, और राजा के अन्य अधिकारियों के पास में होगी। ये अधिकारी सैनिक अधिकारी भी हो सकते हैं और गैर सैनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में इस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। तो अकबर ने अपने राज्य कोष में, अपने शाही राज खजाने में पैसों को बढ़ाने के लिए उसने खालिसा जमीन के आकार में वृद्धि कर दी। मतलब कुछ जमीन खालिसा भी हुआ करती थी। तो अगर किसी भी राजा को ऐसा लगता था कि अब साम्राज्य में पैसों की कमी हो रही है, तो राजा क्या करता था? खालिसा जमीन के आकार में बढ़ोतरी कर देता था। मतलब ये जो 20 बीघा जमीन है, तो कोई राजा 30 बीघा खालिसा जमीन रखता था अपने राज्य में। लेकिन मैंने आपको सामान्यतः बताया, इन जनरल मैंने आपको बताया कि 100 में से 20 खालिसा के अंतर्गत आएगी, और जो 80% जमीन है वो अन्य अधिकारी और सामंतों के पास में रहेगी, ठीक है। अब ये जो आंकड़े है ना, ये डेटा है, ये बदल सकते हैं। कहने का मतलब खालिसा जमीन के आकार में बढ़ोतरी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो समझेंगे कैसे। अकबर के शासन काल में तो खालिसा जमीन ये बढ़ाई गई, क्योंकि अकबर अपने शाही राज खजाने में पैसे और इकट्ठा करना चाहता था, ठीक है। अब अकबर के बाद में नाम आता है जहांगीर का। तो जहांगीर ने खालिसा भूमि में क्या कर दी? कमी कर दी, ठीक है। और इसका जो बेटा था शाहजहां, इसने खालिसा की जमीन में वापस से क्या की? वृद्धि कर दी। मतलब कुछ जमीनें ऐसी थी जो कि मनसबदार के पास में थी, कुछ जमीनें ऐसी थी जो कि अयोग्य व्यक्तियों के पास में थी, जो कि किसी भी काम के नहीं थे। उन व्यक्तियों से जमीन को छीना गया और उस जमीन को सरकारी जमीन बना दिया गया शाहजहां के टाइम पर। तो शाहजहां ने राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए, शाही राज खजाने में पैसे को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए खालिसा जमीन में वृद्धि कर दी। ओके, अब नंबर आता है नेक्स्ट औरंगजेब का। औरंगजेब जिसका जीवन का जो अधिकांश समय वो दक्षिण भारत में और राजपूतों के साथ में युद्ध करते हुए बीत गया, और हालत इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी लास्ट में कि इनके पास में वित्तीय आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे। औरंगजेब ने क्या किया? खालिसा की जो जमीन थी, औरंगजेब के टाइम पर जो खालिसा की जमीन थी, वो जमीन अब किसको दे दी गई? जागीरदारों को दे दी गई। मतलब खालिसा जमीन अब जागीर के रूप में बट गई। अब ये सरकारी जमीन नहीं थी, इस पर प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान का या फिर औरंगजेब का कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब लगातार युद्ध लड़ता रहता था, सैनिकों को सैलरी भी देनी है, तो वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा
आपकी खाली सा जमीन को बेच के आएगा। गोट इट। तो ये था परिचय, इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ। ये आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं, है ना। अब टू द पॉइंट बात करते हैं। हमारे पास में सवाल क्या रहेगा, सवाल आएगा अपने पेपर में, दिल्ली सल्तनत के काल में भू राजस्व और उसकी वसूली, भू राजस्व एवं उसकी वसूली किस प्रकार से की जाती थी, किसके काल में, दिल्ली सल्तनत। जब भी मैं दिल्ली सल्तनत का नाम लेता हूं, आप ये शब्द ध्यान में रखा करो। कौन सा शब्द, GKTSL। इसका मतलब क्या है, G फॉर गुलाम वंश, K फॉर खिलजी वंश, T फॉर तुगलक वंश और S फॉर सैयद वंश, L फॉर लोधी वंश। तो ये जो 4 वंश थे यहां पर, इनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल का शासनकाल कहा जाता है। अब इसमें अपन एक चीज पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व एवं उसकी वसूली। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझते हुए चले जाना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति, आपको आंसर में लिखना है। पहले तो परिचय लिख देना है, ठीक है, जो अब तक मैंने आपको बताया है। अलाउद्दीन, फिर लिखेंगे मेन कंटेंट, अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति, अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो भी सम्राट हुआ, उसने आर्थिक सुधार किए। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको इंप्रूव करने के लिए काफी कदम उठाए। उसमें अपन पहला पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए, राज्य के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो इसके लिए क्या किया, राजस्व की मांग को बढ़ा दिया कि अब किसानों को और प्रजा को टैक्स ज्यादा देना होगा। राजस्व की मांग को बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों के मुनाफा, अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों के मुनाफे को खत्म करने के लिए क्या किया, अब सीधा वसूली करना स्टार्ट कर दिया, सीधा वसूली करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, कुछ बिचौलिए या कुछ मध्यस्थ या फिर कुछ मीडिएटर जाकर किसानों से लगान वसूलते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अब उन किसानों के पास में अपने अधिकारी भेजकर वो वहां से लगान वसूला, ताकि बिचौलिए खत्म हो जाए, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और राज्य के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे। ठीक है, अब राज्य की मांग अनाज के रूप में निर्धारित की जाती थी। ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूं कि राजस्व की मांग बढ़ाई गई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। अब इसमें आपको नगद वेतन देना पड़ता था इस राजस्व में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में, मतलब जो गंगा और यमुना दो नदियों के बीच का जो इलाका है वो दोआब कहलाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र को खालिसा में बदल दिया ताकि वहां से भी पैसा आ सके। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दोआब क्षेत्र को किस में बदल दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, खालिसा भूमि में, ताकि उसका प्रत्यक्ष रूप से वहां पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। और फिर इस खालिसा जमीन से जो भी पैसा आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने यह पैसा अपने सैनिकों को वेतन के रूप में दिया, वेतन के रूप में दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि क्षेत्र में सुधार किया। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कृषि क्षेत्र में सुधार किया। और इस सुधारों के माध्यम से ध्यान रखना, पहले किसी भी गांव से अगर लगान वसूला जाता था, वो भूमि के अनुमान के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पर वसूला जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान को वसूला। मतलब यहां पर बाकायदा जमीनों को मापने की व्यवस्था की गई है। जैसे अपन आज के टाइम पर जमीनों को मापते हैं बीघा के रूप में, हेक्टेयर के रूप में, और भी स्थानीय जो मापन की इकाइयां हैं वो अपनी आज यूज करते हैं। कुछ उसी तरीके की जो मापने की इकाई है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी यूज की गई थी। पहले तो अनुमान के आधार पर केवल और केवल प्रिडिक्शन लगाकर उस जमीन से लगान वसूला जाता था, जमीन को मापा नहीं जाता था पहले। लेकिन ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला राजा था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान को वसूला। यहां तक समझ में आया सबको? अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक और सुधार किया, जैसे जो अनुमान लगाने वाली जो विधि थी, ठीक है, जिसके माध्यम से लगान वसूला जा रहा था पहले, उन विधियों के क्या क्या नाम थे पहले? कनकूत, नसक और बटाई। ठीक है, बटाई, ये विधियों के नाम है। भूमि के अनुमान के आधार पर किसी क्षेत्र की लगान वसूला जाता था इन विधियों के आधार पर। ठीक है, तो ये रिलेटेड हो गई इससे। ठीक है, कनकूत, नसक और बटाई क्या है? भूमि के अनुमान के आधार पर किसी जमीन का टैक्स, किसी जमीन का लगान निर्धारित करना, ये विधियों के नाम है, ये तरीकों के नाम है। समझे? अब देखो, बर्नी, इतिहासकार बर्नी का फिर से नाम आ गया। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व प्रणाली, इसको क्या कहा? इसको कहा डियर, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मसाहत। ये एक अरबी शब्द है। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था को इतिहासकार बर्नी क्या कहता है? मसाहत व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने कर वसूलने वाले अधिकारियों, जो ऑफिसर टैक्स वसूलते थे पहले, जैसे पहले कौन टैक्स वसूलता था? याद हो तो मैंने काफी बार बताया, खुद मुकद्दम, खुद मुकद्दम और चौधरी नाम के जो अधिकारी थे, ये पहले लगान वसूलते थे गांव गांव में जाकर। लेकिन इन अधिकारियों को डिसमिस कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इन अधिकारियों को हटाकर उसने उसने वेतन भोगी राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। मतलब जो टाइम पर सैलरी पाते थे, उन नए अधिकारियों की यहां पर जमीन पर टैक्स वसूलने के लिए नियुक्ति कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ पुराने अधिकारी हटा दिए, उन पुराने अधिकारियों के नाम है खुद, मुकद्दम और चौधरी। इस प्रकार से आप कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत जमींदार वर्ग, अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत जो जमींदार वर्ग था उस पर नियंत्रण स्थापित किया। और इतिहासकार बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के इन सुधारों से हिंदू जमींदारों, कौन से जमींदारों? हिंदू जमींदारों की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई। ये था, आपको पॉइंट लिखने हैं। अगर पूछा जाए अलाउद्दीन की नीतियों के बारे में या फिर
स्पष्ट रूप से कहा जाए अलाउद्दीन की कृषि नीतियों के बारे में, तब आप ये पॉइंट वहां पर लिख के आएंगे। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मोहम्मद तुगलक की कृषि नीतियां, जिसका नाम है मोहम्मद तुगलक की कृषि नीतियां। अब जब भी आपके दिमाग में मोहम्मद बिन तुगलक यह शब्द आपके सामने आता है तो ध्यान रखना, इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जितने भी काम किए, कोई भी काम को सफलता नहीं मिली, सब काम उल्टे उल्टे हुए। जैसे इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सिक्के चलवाए, वो व्यवस्था फेल हो गई। इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की सोची कि दिल्ली से हटाकर मैं अपनी राजधानी को महाराष्ट्र में देवगिरी नाम के स्थान पे कर देता हूं, ताकि मैं दक्कन भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित कर पाऊं। वो व्यवस्था भी फेल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इस शासक ने भी कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन यहां पर भी मोहम्मद बिन तुगलक हर बार की तरह फेल हो गया। कैसे समझते हैं? देखो, पहला पॉइंट इसमें लिख के आएंगे अपन। पहला पॉइंट क्या लिख के आएंगे? कृषि से प्राप्त, खेती से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हेतु मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ी योजना बनाई। प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेता था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट या फिर कह सकते हैं उसको एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाता था। उसने अपने सूबे के सूबेदारों को यह आदेश दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य के जितने भी सूबेदार थे जो इसने नियुक्त कर रखे थे, उनको कहा, उनको आदेश दिया कि वे अपने सूबे के जो हिसाब किताब है उसका लेखा जोखा एक रजिस्टर में मेंटेन करें। किस इलाके से कितना पैसा आ रहा है, किस इलाके में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वो रजिस्टर मेरे पास में आना चाहिए, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। किंतु प्रैक्टिकलिटी देखी जाए, किंतु व्यवहारिकता के अभाव के कारण यह योजना भी असफल हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का सपना था कि मेरे राज्य में एक समान राजस्व व्यवस्था स्थापित हो जाए, एक समान राजस्व व्यवस्था स्थापित हो जाए, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। पहला पॉइंट ये। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के करों में वृद्धि कर दी। क्या कर दी? किसानों के करों में वृद्धि कर दी। और कहां के किसानों में? स्पेशली जो दोआब के किसान थे, जो दोआब क्षेत्र के जो किसान थे, उन पर जितने भी टैक्स लगते थे उनमें वृद्धि कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां के जो किसान थे ना, उन्होंने खेती बाड़ी को छोड़कर उन्होंने चोरी डकैती और लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इनको दंडित करने के लिए, इन किसानों को पनिशमेंट देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अधिकारियों से कहा कि आप वहां पर जाएं, सैनिक कार्यवाही करें और इनसे कर वसूलें आप। तो यहां पर कर वसूला गया। फलस्वरूप जो दोआब के किसान थे, जैसे दिल्ली के आसपास जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को, इस रेबेलियन को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखो, सुधारों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से सुधार किए अपनी कृषि व्यवस्था को बदलने के लिए? इसने एक विभाग बनाया था, ध्यान रखेंगे, इस विभाग का नाम था
अमीर अमीर ए कोही नाम का एक विभाग बनाया था, अमीर ए कोही नाम से, ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। इस विभाग के दो काम थे। पहला काम, जो खेती बाड़ी करने लायक जो जमीन है, खेती करने वाली जमीन है, इसका विस्तार करना, इसका विस्तार करना। और अमीर ए कोही इस डिपार्टमेंट का एक और काम था, मतलब जो जमीन परती हो चुकी है, जिस पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है, या फिर कोई जमीन अगर बंजर हो चुकी है, कोई जमीन अगर बंजर हो चुकी है, उसकी हालात को सुधारा जाए ताकि वहां पर खेती बाड़ी की जा सके। दो काम थे अमीर ए कोही के। और अमीर ए कोही ने सुल्तान को यह सलाह दी, इस विभाग ने मोहम्मद बिन तुगलक से कहा कि गेहूं के स्थान पर, मतलब राज्य में गेहूं न उगाया जाए, गेहूं के स्थान पर गन्ना उगाया जाए, गन्ना, ठीक है। और कुछ समय बाद में अमीर ए कोही विभाग ने वापस से कहा, वापस से सलाह दी कि गन्ना ना उगाकर आप क्या उगाओ, अपने इलाके में अंगूर और खजूर ये उगाओ, ताकि जमीन की जो उर्वरकता है वो बनी रहे और पैसा ज्यादा से ज्यादा आ सके। जितने भी उपाय कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये सारे असफल हो गए। ये हमें कौन बता रहा है? हमें बता रहा है इतिहासकार बर्नी अपनी किताब में। गोट इट। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि की माप पर आधारित, ठीक है, जैसे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भूमि को मापा था, पैमाइश के आधार पर गांव के जो जमीन थी वहां पर कर वसूला था। तो इसी प्रणाली को, इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए राजस्व संग्रह किया। क्या किया? रेवेन्यू कलेक्ट किया, लगान वसूला, भूमि की माप के आधार पर राजस्व वसूला, भूमि के माप के आधार पर। कहां कहां? अगर इलाके की बात की जाए तो उस समय भूमि की माप के आधार पर गुजरात के गांव की जमीन से वसूला गया, मालवा, मालवा, दक्कन और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और अगर बात की जाए डियर बंगाल, यहां जितने भी गांव थे वहां पर जमीन को मापा गया और माप के आधार पर लगान को वसूला गया, ठीक है। ये वाले पॉइंट लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि नीति के बारे में, ठीक है। और अगर बात की जाए, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करके आ सकते हैं, इसमें एक और पॉइंट ऐड करके आ सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट, इसके समय में, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो खराज कर, खराज कर अभी बताया था मैंने, जमीन पर लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था खराज कर, खराज कर और ग्रह कर, ग्रह कर, इसको सख्ती से वसूला गया, इसको स्ट्रिक्टली वसूला गया लोगों से। और मवेशियों को दागा गया, मवेशियों को दागा गया। दागने का मतलब है उन पर चिन्ह, उन पर किसी प्रकार का कोई साइन लिखा गया, कोई चिन्ह लिखा गया मवेशियों पर, गाय भैंस या जो भी जितने जानवर थे उनको। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी घरों की भी गिनती हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने घरों की भी काउंटिंग करवाई थी, गिनती। ऐसा क्यों करवाया? ताकि कोई भी घर ऐसा नहीं बचे जो कि टैक्स समय पर नहीं देता हो, या फिर कोई घर छूट ना जाए जहां से टैक्स नहीं मिलता हो, ठीक है। ये अपने दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट करवाया, अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति। दूसरा पॉइंट था अपना मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि नीति, ठीक है।
तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण अब पढ़ते हैं। एग्जाम में इस प्रकार के जो सवाल हैं ये लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो हम अब इसको पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति, इसमें हर पॉइंट अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट इसमें समझेंगे। पहला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी विस्तार नीति और मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा हेतु विशाल सेना अनिवार्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि मैं पूरे भारत पर शासन करूं, और कभी कभार तो इसके मन में ख्याल आता था मैं भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था। लेकिन दुनिया पर शासन करने के का जो सपना था वो तो छोड़ दिया दोस्त के कहने पर, लेकिन भारत पर शासन करने के ये जो सपने थे ये बार बार आया करते थे अलाउद्दीन खिलजी को। तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कौन सी नीति अपना रखी थी? साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, इस नीति के तहत कोई भी राजा अपने जो इलाके हैं उनको लगातार बढ़ाना चाहता है। कोई भी राजा ऐसा चाहता है मैं आज जिन इलाकों पर शासन कर रहा हूं कल को मैं और इलाकों पर शासन करना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद विस्तार नीति, और इस समय पर अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोलों की तरफ से भी आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। मंगोलों की तरफ से भी आक्रमण हो रहे थे। अगर याद हो तो पहला सफल आक्रमण कब किया गया? तैमूर लंग के द्वारा किया गया था 1398 में। तैमूर लंग के द्वारा किया गया था, ठीक है, यह आक्रमण, और इसका समय आप ध्यान में रखेंगे। तो मंगोलों का आक्रमण हो रहा था और अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर शासन करना चाहता था। इसलिए अगर आप सेना रखोगे, भारत पर शासन करना ही है और मंगोलों के अटैक से आपको बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा सेना रखनी पड़ेगी। आपको सेना रखनी पड़ेगी। अगर सेना रखनी पड़ेगी तो इसको क्या देना पड़ेगा? आपको वेतन देना पड़ेगा। आपके पास में अच्छे हथियार भी होने चाहिए, और ये सब हथियार और सैनिकों की जो ड्रेस है और सैनिकों की जो सैलरी है वो कहां से आएगी? वो पैसों से आएगी। तो इस पैसों की जुगाड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने डेली लाइफ में जो भी वस्तुएं यूज होती थी, बाजार में जो भी वस्तुएं आती थी उन पर नियंत्रण लगा दिया। उन पर क्या लगा दिया? मूल्य नियंत्रण लगा दिया। पहला तो ये देखें, जो सैनिक यहां पर काम करते थे उनके जो वेतन रहते थे ये अब फिक्स कर दिए गए, ये अब निश्चित कर दिए गए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना की आवश्यकता होती थी। अगर सब सैनिकों को बहुत ज्यादा पैसे बांट देगा तब इसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसका जो शाही राज खजाना है वो भी जल्दी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो भी अपन एसेंशियल गुड्स या आवश्यक वस्तुएं जो यूज करते हैं अपन, उन पर मूल्य नियंत्रण किया गया। उनका जो रेट था वो डिसाइड कर दिया गया कि इस रेट के ऊपर व्यापारी अब सामान नहीं बेच सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली में दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया, और वस्तुएं कुछ भी बाजार में जो भी बिकता है जो डेली लाइफ में यूज होता है उसके प्राइसेस, उसके मूल्य फिक्स कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए। और ये काम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, दीवान ए विजारत, कौन सा विभाग? दीवान ए विजारत, सॉरी रियासत है, विजारत नहीं, रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को लागू करने के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम है दीवान ए रियासत, ठीक है।
इस विभाग का क्या काम था? लोग जो भी खरीद रहे हैं मार्केट से, इनके मूल्य एकदम फिक्स हो, ये काम था। और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में जितने भी बाजार थे ना, जितने भी मार्केट लगा करते थे, जितने भी मार्केट लगा करते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, उन बाजारों पर कंट्रोल करने के लिए किनकी नियुक्ति की गई? निरीक्षकों की। निरीक्षक, निरीक्षक मतलब जो कि देखता रहता है बाजार में क्या चल रहा है, क्या कोई व्यापारी, क्या कोई दुकानदार बहुत ज्यादा पैसों पर सामान तो नहीं बेच रहा है। ठीक है। अब ये जो निरीक्षक था ना, ये जो अधिकारी था, इसका नाम क्या था? सहना। सहना कोई व्यक्ति का, कोई आदमी का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है, ये एक पोस्ट का या नौकरी का नाम है। तो इस पद पर जो भी आदमी बैठा रहता था, बाजार में मूल्य नियंत्रण करना इसका काम था। और इस अधिकारी को सहना, या फिर आप कह सकते हो सहना ए मंडी, एक ही बात है। ठीक है, सहना ए मंडी, इस अधिकारी को कहा जाता था, जो कि बाजार में मूल्य नियंत्रण को देखता था कि कोई सामान ज्यादा पैसों में तो नहीं बिक रहा है, क्या कोई व्यापारी बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा धांधली, ऐसा तो कुछ काम नहीं कर रहा है। सहना ए मंडी ये देखता था। अब सपोज करो सहना ए मंडी का काम था नियंत्रण स्थापित करना, बाजार में काम देखना। लेकिन सपोज करो जो सहना है उसके मन में आ गया कि मुझे तो पैसे कमाने हैं, ठीक है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, और जबकि इसका काम ही था मूल्य नियंत्रण करना। अब सहना यानी सहना ए मंडी इस अधिकारी को कंट्रोल करने के लिए, ये कोई करप्शन ना करे, इसके लिए एक और अधिकारी या फिर अपन कह सकते हैं गुप्तचर, गुप्तचरों की व्यवस्था की गई। गुप्तचरों के नाम है बरीद, ये भी एक पद का नाम है। और एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो गुप्तचर थे उनको बरीद और मुनहिया, मुनहिया, ठीक है, ये नाम थे गुप्तचरों के। गुप्त, ध्यान रखें, बरीद किसी व्यक्ति इंसान का नाम नहीं है, मुनैया भी इंसान का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। ये गुप्तचर विभाग में काम करने वाले अधिकारियों के पोस्ट के नाम है। ठीक है, तो सहना क्या कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसके लिए बरीद और मुनैया की नियुक्ति की गई। तो डियर, मैंने अब तक ये बताया है कि जो बाजार में खाद्यान्न व्यापारी थे, जो बाजार में खाने की वस्तुएं बेचा करते थे, खाद्यान्न व्यापारी, इन पर नियंत्रण हेतु सहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। और सहना ए मंडी पर, सहना ए मंडी पर किसको नियुक्त किया गया? ताकि सहना ए मंडी कोई प्रकार का करप्शन ना करे। तो बरीद और मुनहिया नाम के जो गुप्तचर थे, जो खबरी रहा करते थे, जिसको अपन स्पाई एजेंट बोलते हैं, उनकी नियुक्ति की गई। तो दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न, खाद्यान्न और दास, जो गुलाम रहा करते थे, ठीक है, खाद्यान्न, दास, कपड़े और मवेशी, इनके सभी के दाम निश्चित कर दिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न वस्तुओं के, दासों के या गुलाम के, जिसको आप स्लेव भी कहते हो, उनके भी दाम फिक्स कर दिए गए। वस्त्र के, मवेशियों के दाम फिक्स कर दिए गए। सुल्तान ने अपने राज्य में किसी प्रकार की कोई खाने की समस्या नहीं हो, इसके लिए एक और अच्छा काम किया। जैसे दिल्ली और राजस्थान में, दिल्ली और राजस्थान में क्या किया उसने? अन्न भंडार, ठीक है, जहां पर खाद्यान्न वस्तु को रखा जाता था, अन्न भंडार, अन्न भंडार बनाए। कहां कहां पर? दिल्ली और राजस्थान में, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जो दोआब भूमि थी, मतलब जो दिल्ली के आसपास की जो जमीन थी, दोआब की जो खाली सा भूमि थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि दोआब की कुछ भूमि खालिसा भूमि के अंतर्गत आती थी। इस खालिसा भूमि से लगान किस रूप से वसूला गया? वस्तुओं के रूप में। यहां पे नगद के रूप में किसानों से टैक्स नहीं वसूला, यहां से खालिसा भूमि से वस्तुओं के रूप में लगान को वसूला गया। और क्या लिख सकते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान, ठीक है, आज पाकिस्तान के पास में है मुल्तान, मुल्तान के जो कपड़ों के व्यापारी थे, जो वस्त्र व्यापारी थे, इनको कपड़े खरीदने के लिए और वो कपड़े बाजार में लाने के लिए ऋण दिया था, लोन दिया था पहले। कितना? 20 लाख टन का। 20 लाख टन का। ये टन का पहले के टाइम पर पैसों की मापने की इकाई हुआ करती थी, जैसे कि आज अपन करोड़, अरब, लाख इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। 20 लाख टन का मुल्तान के व्यापारियों को दिया गया। और क्या लिख सकते हैं? जब मंगोलों का खतरा टल गया, देखो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए और साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा विस्तारित रूप देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काफी सारे नियम बनाए और बाजार नियंत्रण पद्धतियां अपनाई। जब मंगोलों का खतरा टल गया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जब मंगोलों का खतरा ये टल गया था, ठीक है, तब ये जो मूल्य नियंत्रण पद्धति थी ना, मूल्य नियंत्रण पद्धति, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जब काम हो गया तब इस पद्धति को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखो मंडी की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो मंडी थी उसमें क्या क्या बिकता था, ठीक है। मैं कुछ सामानों के नाम लिखूंगा और अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने रजिस्टर में जरूर लिख लेना आप, ठीक है। मंडी में अनाज का व्यापार होता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मंडी हुआ करती थी उसमें अनाज का व्यापार हुआ करता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में अन्न की कमी नहीं होने के उद्देश्य से बाजार में खाने की वस्तुएं ये उपलब्ध रहे, इसके लिए क्या किया? अनाज के रूप में लगान को वसूला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के रूप में लगान को वसूला। अब वो अनाज सीधा मंडियों में आया करता था ताकि राज्य में किसी प्रकार की कोई खाने पीने की वस्तुओं की कमी ना रहे। तो राजकीय ये जो अनाज आता था इसको कहां पर स्टोर किया जाता था? राजकीय गोदामों में। राजकीय गोदामों में इसको सुरक्षित किया जाता था। अब मैं यहां पर कुछ सामानों की लिस्ट बता रहा हूं कि वो सामान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंडियों में बिका करते थे, ठीक है। जैसे यहां पर एक तरफ मैं लिख रहा हूं वस्तु, ठीक है, कौन कौन सी वस्तु बिका करती थी और उसकी कीमत क्या हुआ करती थी, कीमत, ठीक है। तो गेहूं, जो ये भी बिकता था मंडी में। और क्या बिकता था? चना, चना, चावल और घी। एक तरफ ये लिख दिया अपन ने। अब गेहूं किस हिसाब से बिकता था? गेहूं की जो रेट थी वो क्या थी? यहां पर दे रखा है 7.5 जीतल प्रति मन, प्रति, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहां पर, मन, ठीक है। ये जीतल शब्द क्या है? जीतल करेंसी का नाम था। जीतल एक प्रकार की मुद्रा थी जो दिल्ली सल्तनत काल में चलती थी। तो एक मन गेहूं का कितना पैसा मिलता था? 7.5 जीतल, ठीक है। एक मन में ध्यान रखो, एक मन में कितना किलो होता है? 40 किलो। एक मन बराबर 40 किलो होता है। तो यहां पर 7.5
वापस से सुनो। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंडियों में किस प्रकार से वस्तुएं बिका करती थी। जैसे गेहूं था, इसकी क्या कीमत चला करती थी? 40 किलो के कितने पैसे मिलते थे? 7.5 जीतल। ठीक है। अब जौ की बात करें, जौ के एक मन के कितने मिलते थे? 4 जीतल। और एक मन में 40 किलो होते ही है। ठीक है। 5, इसका भी 5 जीतल प्रति मन। अब घी के दाम देखो आप, घी के दाम थे 4 जीतल प्रति 2.5 सेर। अभी शेर का मतलब क्या भाई? मन का तो मतलब आप जान गए। देखो, अगर आज के टाइम की बात करें ना डियर, एक शेर में लगभग 1 किलो के आसपास होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक शेर में कितना होता है, एक शेर में होता है 933 ग्राम। 933 ग्राम। तो अलाउद्दीन खिलजी की मंडी में जो भी घी बिकता था, ठीक है, उसकी कीमत क्या होती थी कि 2.5 शेर घी का आपको दाम देना पड़ता था 4 जीतल। ठीक है, 4 जीतल। आप अपनी किताब में देख सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मंडियों में जो भी सामान बिकता था उसकी कीमत कम रखी, लेकिन एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी मंडी में जो भी सामान बिकता था काफी ऊंचे दामों पर बिकता था। आप देख भी सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 238 पर देखो आप। ठीक है, पेज नंबर 238 पर, वहां पर रेट लिखा गया। अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, और एक तरफ फिरोज शाह तुगलक की जो अनाज मंडियां थी, वहां पर क्या क्या बिकता था, किस हिसाब से बिकता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो काफी सफल मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करने के लिए इसने इस प्रकार के कदम उठाए। अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें डियर। लास्ट पॉइंट क्या है? एक जगह का नाम बता रहा हूं मैं आपको, सराय अदल। उस जगह का नाम है सराय अदल। सराय अदल में क्या क्या बिकता था? जैसे मंडियों में तो अपन ने देख लिया, घी बिक रहा है, अनाज बिक रहा है। और सराय अदल में क्या बिकता था? ध्यान रखो, सराय अदल में कपड़े बिकते थे। सराय अदल नाम का जो स्थान होता था, सराय अदल, यहां पर वस्त्र बिकते थे और अन्य वस्तुएं, दैनिक उपयोग की, डेली लाइफ की अन्य वस्तुएं इस स्थान पर मिला करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर कपड़ों का जो रेट था, कपड़ों का जो मूल्य था वो काफी अधिक था। और खाद्यान्न जैसे गेहूं, जो चावल, इनका जो प्राइस था वो कंपेरेटिवली कम था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। तो अपन कह सकते हैं निष्कर्ष में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया, जिसमें उसने काफी हद तक सफलता पाई। तो ये अपन ने 3 पोर्शन आज पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे।